नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। गाजियाबाद सीट के पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण करें तो लड़ाई एक तरफा दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को मिली कामयाबी साफ करती है कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाने में कामयाब हो पाएगा? उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और अब फाइनल लड़ाई की बारी है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। एक तरफ योगी की टीम 9 है तो दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की साझेदारी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज आपको गाजियाबाद सीट के समीकरणों के बारे में बताएंगे। गाजियाबाद सीट के पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण करें तो लड़ाई एक तरफा दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को मिली कामयाबी साफ करती है कि मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। चुनाव जो होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 सीटों पे इनका गठबंधन हुआ है, तालमेल हुआ है। तो बेशक पिछली बार समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी, कांग्रेस भी लड़ी थी, बसपा भी लड़ी थी। इस बार अच्छी लड़ाई होगी, लेकिन सवाल यह है कौन कैंडिडेट बन। बसपा ने जो कैंडिडेट बनाया है वो हल्का कैंडिडेट, उसकी जमीन मजबूत नहीं। तो इसका मतलब ये मैसेज जा रहा है कि बसपा का जो कैंडिडेट मायावती ने दिया है वो बीजेपी से पूछ के दिया है, तो अंदर खाने बीजेपी की सपोर्ट करेगा। आपने देखा होगा 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में पूरे देश के पैमाने पर उभर रहा है। उपचुनाव के लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम सभी सीटों पर विजयश्री दर्ज करेंगे। दरअसल इस सीट पर 2017 और 2022 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। उधर कांग्रेस के सीट पर चुनावी प्रदर्शन के इतिहास को देखें तो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस नेता क्लोज फाइट की बात कह रहे हैं। गाजियाबाद शुरू से कांग्रेस के पास रही है। हमने 6 बार ये सीट जीती और 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है। और हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं सुरेंद्र प्रकाश गोयल, विधायक भी रहे सुरेंद्र प्रकाश गोयल। हमारे यहाँ सुरेंद्र कुमार भुन्नी भी विधायक रहे हैं और काफ़ी हम यहाँ पहले दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ते रहे। इस चुनाव में ये हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के मतदाताओं को ठगने का काम अतुल गर्ग जी ने किया है और जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, छोटी छोटी नगर निगम और जितने भी प्रशासनिक जो है कार्यालय हैं, वो सब छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को ठगने का काम करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार ये सीट को जीत करके उत्तर प्रदेश में एक परचम लहराने का। गाजियाबाद की सीट पर 2022 में बीजेपी के अतुल गर्ग ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से चुनकर संसद चले जाने के बाद अतुल गर्ग की ये सीट खाली हो गई थी। वहीं इस सीट के कास्ट फैक्टर का जिक्र करें तो ये सीट दलित और ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। ब्राह्मण 55,000, दलित 80,000, ओबीसी 45,000, मुस्लिम 35,000, वैश्य 35,000, जाट 10,000, ठाकुर 25,000, यादव 12,000। गाजियाबाद सीट पर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स के अलावा सवर्ण वोटर्स भी निर्णायक साबित होते हैं। करीब 4.25 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रह सकता है? राजनीतिक जानकारों का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। इस सीट पे मुस्लिम दलित का ज्यादा जोर है, ब्राह्मण भी वोट अच्छा है। वैसे तो वैश्य बिरादरी के विधायक होते रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गाजियाबाद सीट पे, गाजियाबाद क्षेत्र में वैश्यों का व्यापार है, लेकिन वो वैश्य रहते हैं मुरादनगर क्षेत्र में, राजनगर, कबीरनगर इधर की तरफ रहते हैं, तो उनके वोट ज्यादा नहीं है, उनका शोर ज्यादा है। तो इस दिलचस्प बात ये रहेगी कि दलित वोट किधर जाएगा। दलित वोट बसपा को जाएगा या नहीं जाएगा। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी लगातार पिछले 2 चुनावों से बड़ी जीत
हासिल कर चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी भारी जीत के साथ बीजेपी का इस सीट पर मजबूत होल्ड माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश और राहुल मिलकर अगर अपने वोटों को एकजुट कर सकें और पासा पलटने का चमत्कार कर सकें तो ये बड़ा उलटफेर माना जाएगा। तकरीबन यहाँ पे जो वोटर्स हैं, ये बताया जाता है कि जो गाजियाबाद की शहर सीट है वो पहले से ही भाजपा के पक्ष में जाती रही है। इससे पहले भाजपा के ही उम्मीदवार अतुल गर्ग यहाँ पर भाजपा से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीत भी हासिल की, जिसके बाद से ये सीट लगातार खाली चल रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद को हॉट सीट कहा जाता है, बावजूद उसके अभी किसी भी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी बटोगे तो कटोगे को अपना मूल मंत्र मानते हुए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही मैदान में उतरेगी। सीएम योगी सभी 9 सीटों पर 2-2 रैलियां करने वाले हैं। सभी मंत्री हर विधानसभा में कैंप करेंगे। बीजेपी की कोशिश क्षेत्रीय और जाति समीकरण को साधने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा में 2-2 रैलियां करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव को लेकर वॉर रूम भी बनाया जाएगा। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने एक एक कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए कहा है और ये कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को काम दें, कार्य विभाजन करें और उनको व्यवस्थित तरीके से किस क्षेत्र में, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर किसको काम करना है और क्या क्या काम करना है, इस तरीके की पूरी विस्तृत योजना एक बूथ मैनेजमेंट से लगाकर पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे कैसे होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और अपडेट भी लिया। अब तक जो कार्यक्रम अभियान हुए थे, मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठकें, सम्मेलन का तय किया गया था, वो इस बैठक में यह तय हुआ है कि जिस हरियाणा में जो मूल मंत्र बटोगे तो कटोगे की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम लहराया, उसी एजेंडे पर अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2-2 जनसभाएं हर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की कराई जानी है, ये प्रस्तावित हो गया है। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जनसभाएं उपचुनाव की इन 9 विधानसभा सीटों में कराई जाएंगी। यानी कि 9 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बड़ी बैठक की है। उपचुनाव के दंगल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने भी लिस्ट तैयार कर ली है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटों पर नाम फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 22 अक्टूबर तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। अगले कुछ दिनों में यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है इन उपचुनाव की सीटों पर, वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। दरअसल जो उपचुनाव की सीटें हैं, जातीय लिहाज से इन सीटों पर निर्णायक वोट बैंक है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, न्यूज़ 18 के पास उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी नाम पैनल में है। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम भी पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल है।
मिल्कीपुर से अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने जाति समीकरणों का खास ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है, यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। लोग आपस में बातचीत करके नीचे से, तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है। और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम उस टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है। अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। बीजेपी की यूपी इकाई ने सभी नामों के पैनल पर दिल्ली में चर्चा की है। अब अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी बीच यूपी में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान भी शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीएम योगी को सक्रिय सदस्य बनाया और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी सक्रिय सदस्य बनाया गया। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी में 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। जो सदस्य अपने स्तर से 50 सदस्य बनाएंगे उन्हें सक्रिय सदस्य माना जाएगा। प्राथमिक सदस्यता के बाद हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सक्रिय सदस्यता बनाकर सक्रिय सदस्यता के अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है और 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, हम सब मिलकर 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद हम अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। फिर उसके पश्चात सक्रिय सदस्यता होती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में पहले सक्रिय सदस्य बने हैं और वहीं से ये शुरुआत हुई है। फिर हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, फिर मुझे सक्रिय सदस्य बनने का मौका मिला। अब आगे हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सहित क्रमशः यह सक्रिय सदस्यता का अभियान भी बड़े व्यापक तौर से चलेगा। जो लक्ष्य पार्टी ने दिया था उस लक्ष्य से अधिक संख्या में सामान्य सदस्य भी बने हैं और सक्रिय सदस्य भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।